ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 4 है, ये लास्ट सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक है, इसके बाद ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। तो सेक्शन 4 हमारा है जी पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार दो टर्म्स हैं, एक होता है मोनोमर और दूसरा होता है पॉलीमर। इन दोनों का मतलब क्या है? तो जरा इंट्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन, आपके पास एक टर्म होगी मोनोमर। इसका क्या मतलब है? और फिर एक टर्म है हमारे पास पॉलीमर, जिससे बेसिकली ये टॉपिक निकला पॉलीमराइजेशन। इन दोनों का क्या मतलब है उसको देखते हैं। अच्छा, मोनोमर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी इट इज द स्मॉल मॉलिक्यूल, it is the small molecule which combines to form polymer। तो बेसिक ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल, ढेर सारे वो अगर हम जमा कर लें अपने पास और उनको आपस में जोड़ दें, तो आपके पास ये जो पूरी चीज बनी है इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर बन गई। ठीक है। ये सिंगल यूनिट जो है, एक सिंगल यूनिट जो कंबाइन हो के आपके पास एक बड़ा सा यूनिट बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो सिंगल यूनिट है ये आपका मोनोमर है, और ये जो पूरी चीज बनी है ये आपका क्या है? पॉलीमर है। ठीक है। तो बेसिकली मोनोमर एक वो सिंगल यूनिट है जो ढेर सारे अगर कंबाइन हो जाए तो आपको पॉलीमर बना के देते हैं। अच्छा, पॉलीमर किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं इट इज अ सब्सटेंस इट इज अ सब्सटेंस formed by the combination of a large number of monomers। ठीक है। तो ढेर सारे मोनोमर्स, जैसे यहाँ पे ढेर सारी मोनोमर्स आपस में क्या हुए थे, जब ज्वाइन हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया? एक सब्सटेंस बनाया जिसको हमने क्या कहा? पॉलीमर का। तो मोनोमर एक सिंगल यूनिट है जो ढेर सारे कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर वो सब्सटेंस है जो जब बन जाता है जिस टाइम पे ढेर सारे मोनोमर्स या लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो ये मोनोमर और पॉलीमर की डेफिनेशन है हमारे पास। आगे हमने आना है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अब इस टाइप्स में ना आपके पास दो किस्म की टाइप्स हैं। एक मिलेंगे आपको नेचुरल, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। और एक जो होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं। और जो लैब वाले हैं ना उनको हम कहते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। काफी आसान सा है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको नाम याद करने पड़ेंगे तीन चार चीजों के, और दो तीन स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, और पूछेगा हमेशा वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा, नेचुरल पॉलीमर्स कौन से हैं? दोज पॉलीमर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, या नेचुरली लिख लो, विच एग्जिस्ट नेचुरली। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं हम इनको कहते हैं, ये हम लैब में बनाते हैं। दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब। अब इनकी एग्जांपल्स हमें नाम याद होने चाहिए। अच्छा, नेचुरल पॉलीमर्स में एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो उसमें आपके पास आएगा प्रोटीन्स, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। इसी तरह फैट्स, ये भी नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं। और फिर थर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी नेचुरल पॉलीमर्स में ही आते हैं। ठीक है। बड़े लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं,
लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, प्रोटीन्स के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। फिर हमारे पास लैब के पॉलीमर्स की अगर हम एग्जांपल लिखें, सिंथेटिक आर्टिफिशियल पॉलीमर्स की एग्जांपल्स लिखें, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले लिख लो, एक आएगा पॉलीइथीन। इथीन तो पता है ना हमें क्या होता है? जी। दो कार्बन वाला एल्कीन होता है। पॉलीइथीन का क्या मतलब है? पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो जब ढेर सारे इथीन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीइथीन बनाते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब लिख लो इधर, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो मैनी इथीन्स पॉलीइथीन में आपके पास मिलेंगे आपको। फिर सेकंड है आपके पास पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन में मैनी प्रोपीन्स आपस में जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड है जो आपने याद रखना है, वो है जी पॉली विनाइल क्लोराइड। उसकी शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। जो घर में नहीं ग्रीन कलर के पीवीसी पाइप्स लगते हैं वॉशरूम्स में, और ये जो पाइपिंग की जाती है घर में, ये बेसिकली इसके बने होते हैं। पीवीसी मटेरियल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस पॉलीमर के बने होते हैं। फिर आपके पास है फोर्थ एग्जांपल, पॉली टेट्रा फ्लोराइड फ्लोरोइथीन। पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, नाम ही मुश्किल है और कुछ मुश्किल नहीं है। सर आपने याद रखना है, इसको हम पीटीएफ ही बोलते हैं। तो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। फिर उसके बाद आपके पास है नंबर फोर्थ, सॉरी फिफ्थ, नाइलॉन। नाइलॉन का आपने सुना होगा, इसके वो बनाते हैं, रस्सियां बनती है नाइलॉन की। और फिर टेरिलीन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स के हमने एग्जांपल्स को दिमाग में रखना है। अब ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है ना, इसमें फर्दर थोड़ी हमने सेग्रीगेशन की हुई है। नेचुरल सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर्स में फर्दर हम थोड़ा सा डिवाइड करके इनको देखते होते हैं कि कुछ पॉलीमर्स हैं जो कि एडिशन पॉलीमर्स हैं, और कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। ये आपने लिख लिया है, तो आगे चलूँ मैं? जी लिखिए। अच्छा, अब इसी सिंथेटिक पॉलीमर्स में ना आपके पास फर्दर टाइप्स हैं। तो लिखो जी, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक होते हैं इसमें एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरी टाइप आपको मिलेगी इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स आपके पास कब बनेंगे, तो इसको डिफाइन कर लें, तो लिखो जी, दोज पॉलीमर्स which are formed which are formed by such monomers which have a double bond which have a double bond between carbon atoms। बेसिकली एल्कीन्स कह सकते हैं। एल्कीन्स जो है वो एडिशन पॉलीमर्स बना के देते हैं आपको, उनका उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर तब बनेगा जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे, आपको मिलेंगे। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स तब बनते हैं, तो लिखो जी, दोज पॉलीमर्स which are formed by two different monomers along with the release of
A small molecule, release of a small molecule such as H2O और HCl। यानी अगर पॉलिमराइजेशन में आपके पास कभी ना कभी H2O साथ बन रहा हो, HCl साथ रिलीज हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि जी ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, पॉलिमराइजेशन है जिसमें आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और HCl रिलीज कर रहा हो। अब ऊपर ही जो हमने एडिशन इसमें अपना सिंथेटिक पॉलीमर्स में लिखे थे एग्जांपल्स, उन्हीं को अब हम यहाँ पे भी इनके हिसाब से डिवाइड करने लगे। जो आपने लिखा पॉली इथीन, वो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं, क्योंकि इथीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, और ढेर सारे इथीन जब जुड़ते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, पॉली इथीन बनाते हैं, तो वो एडिशन होती है उनकी। फिर इसी तरह पॉलीप्रोपीन जो लिखा था, वो भी इसी में आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसी में आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसी में आता है। फिर उसके अलावा पॉली टेट्रा, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये भी इसी में आता है। और जो लास्ट आपके पास नायलॉन और टेरिलीन थे, वो आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आते हैं। नायलॉन और टेरिलीन, ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आते हैं। ये याद रखना है हमने कि सिंथेटिक कौन से वाले हैं, और सिंथेटिक में फिर एडिशन में कौन से आते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से हैं। लिखिए। चलो, अब आ जाओ जी, हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पे आते हैं। तो डिटेल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, इसमें हमारा सबसे पहला था पॉली इथीन। तो आपसे फिर क्यों बोलेगा, कहेगा जी राइट डाउन द नेम ऑफ द मोनोमर फ्रॉम विच पॉलीइथीन इज मेड। बता सकते हैं? हाँ जी। अल्कीन्स। एल्कीन, ये उस नाम बता पूछ रहे हैं, खास नाम पूछ रहे हैं उस एल्कीन का जिससे ये पॉलीइथीन बने। आप इसके नाम से ही बता तीन। सकते हैं कौन सा एल्कीन होगा, इथीन होगा। देखो ना, आपको बताया था पॉली का मतलब क्या है, मैनी, ऐसे ही है। तो पॉलीइथीन, मैनी इथीन्स आपस में जुड़े थे तो उन्होंने पॉलीइथीन बनाया था। ठीक है, पॉलीमर, इथीन का पॉलीमर तब बना था जब ढेर सारे इथीन्स आपस में जुड़े थे। तो वो मोनोमर क्या बनता है इसका, इधर से आगे से मोनोमर का नाम उठाओ, ये आपके पास इथीन बनता है मोनोमर। तो आप उसको लिख के दिखाएंगे कि जी इथीन मोनोमर है, और फॉर्मूला क्या होता है इथीन का, H5। H, C2H4। C2H4। फिर इसी तरह अगला आपसे सवाल पूछ सकता है, वो कहता है जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फ्रॉम विच पॉलीथीन इज मेड। किसका स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, मोनोमर का मांग रहे हैं, इथीन मोनोमर है ना। तो हमने क्या करना है, हमने उसको स्ट्रक्चर बना के देना है। तो आप पहले जरा इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास ये मोनोमर है ना जिसको हमने ऊपर लिख के बताया अभी, उसको इसका जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H4 का। कैसे बनाते हैं जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो आगे कार्बन और बाकी चार हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 एंड 4।
ये बना लो, फिर बताते हो इसको मॉडिफाई करना है। पॉलीमराइजेशन में इसको मॉडिफाई करके लिखें। बना लिया है। अच्छा, अब पॉलीमराइजेशन में ना आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपने डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ जो भी चीज अटैच्ड है उसको वर्टिकली अरेंज करना है। वर्टिकली अप एंड डाउन अरेंज करना है, यानी पॉलीमराइजेशन में हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, उनको बिल्कुल आप वर्टिकली दिखाएंगे। इस तरह करके स्ट्रक्चर बना के देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलीमराइजेशन में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पे जो चीज भी अटैच्ड है उसको उठा के वर्टिकली आपने दिखाना है उसको। ठीक है, अप एंड डाउन दिखाएंगे उसको। तो ये हमारे पास उस मोनोमर का स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट होगा, तो हमारे पास पॉलीइथीन बनेगा। क्लियर है ये बात? जी। तो हमने हमेशा उसको मॉडिफाई करके वर्टिकली दिखाना है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, अगला आपसे बोलता है जी एफएक्यू दोबारा, कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनो ऑफ द पॉलीमर पॉलीइथीन। तो हमने उसी का पार्ट है, उसी वाले पिछले सवाल की। हमने एक मोनोमर आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना है, आप इसी को उठा के 3-4 दफा लिख लें। मैं इसको काटता हूँ यहाँ से। डुप्लीकेट होता है ना। ये आप उठा के आमने सामने 3-4 दफा लिखेंगे इनको, अभी देखना पॉलीमर बन जाएगा। अच्छा, ये हमने चार एक दफा लिख लिया अपने पास। अब यहाँ सुनना, मैंने क्या किया, मैंने ये जो मोनोमर था मेरा उसको 4 दफा उठा के उसी के सामने लिखा। अगर इधर से आइडेंटिफाई करें तो ये भी आपके पास इथीन है, ये भी आपके पास इथीन है, ये भी आपके पास इथीन है, ये भी आपके पास इथीन है। तो 4 इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे ज्यादा भी होंगे, बट मैंने सिर्फ 4 अभी के लिए उठा लिए, उससे ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, प्लस आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं कि राइट साइड पे भी हैं, और पीछे भी प्लस डॉट 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 लगा दो कि इससे लेफ्ट साइड पे भी और हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना आगे। अब आपने क्या करना है, आपने पॉलीमर बनाने के लिए इन सारों को क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है ना। अभी तो ये जुड़े हुए नहीं हैं आपस में, हमने इनको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप हर मोनोमर में जाके एक बॉन्ड क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। एक बॉन्ड यहाँ से डिलीट कर दो, एक बॉन्ड यहाँ से डिलीट कर दो, एक बॉन्ड यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या शक्ल आती है, वो इस तरह की आएगी, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हर कार्बन का कितने बॉन्ड कम हो गए, एक। एक बॉन्ड कम हो गया ना, इसीलिए हमने बीच में से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा है, ताकि अब ये बॉन्ड किधर बनाएंगे आपस में, हो गए बॉन्ड पूरे। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एंड पॉइंट पे मैंने बनाया ना, ये जो ये वाला बॉन्ड बनाया कि आगे और बना रहे, इसका मतलब यही है, यही चीज दोबारा आगे रिपीट हो रही है। सही। और इसी तरह जो पीछे बनाया है, इसका भी मतलब है कि पीछे इसने और मोनोमर्स के साथ बॉन्ड बनाए। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने अपना क्या किया, पॉलीमर बना दिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं कि यार ये आपका पॉलीमर है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉली इथीन बोलते हैं। जो इथीन के ढेर सारे मोनोमर्स हमने बनाए, उसमें से एक बॉन्ड तोड़ा, सारों को आपस में जोड़ दिया, और फिर फाइनली आपके पास पॉलीइथीन बन गया। अब इसको ना इस तरह लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एग्जाम में आप इसको किस तरह लिखेंगे, तो एग्जाम में आप पता है क्या करते हैं, आप इन सारों में से
मुझे बताओ ना क्या चीज रिपीट हो रही है? ये नहीं रिपीट हो रहा बार बार, ये रिपीट हुआ, फिर यही रिपीट हुआ, फिर यही रिपीट हुआ, फिर यही रिपीट हुआ, ऐसे ही। जी। तो आप एग्जाम में इसको किस तरह लिखेंगे? मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर से इरेज करूँ। तो एग्जाम में आप क्या करते हो, आप एग्जाम में अपने पास इस पूरे को बनाने के बजाय, पूरा भी बनवा लेते हैं कभी कभी, लेकिन पूरे को बनाने बनाने के बजाय एक ये पोर्शन उठा लो, ये वाला। तो आप ऐसे दो ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके साथ अंदर अपना एक दफा जो रिपीटिंग यूनिट है उसको बना देते हैं, कि राइट साइड पे भी एक्सटेंडेड है, बार बार यही रिपीट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भी बार बार यही रिपीट हो रहा है, और एन टाइम्स ये क्या होगा, रिपीट होगा। हो सकता है ये एन हजार दफा रिपीट हो रहा हो, इतना लंबा पॉलीमर हो कि वो हजार दफा हो सकता है इतना लंबा पॉलीमर हो कि 1 मिलियन टाइम्स रिपीट हो रहा हो। तो हम 1 मिलियन टाइम्स तो नहीं बना के दे सकते ना उसको। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिपीटिंग यूनिट निकालते हैं बाहर, और उसके साथ दो ब्रैकेट लगा के उसको एक्सटेंड करके लेफ्ट राइट पे, और फिर हम क्या कहते हैं जी, एन टाइम्स ये क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीप्रोपीन का एग्जाम वर्जन है जो मैंने राइट साइड पे बनाया है। ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अगला हमारे पास सेकंड जो है वो है जी पॉलीप्रोपीन। पहला आपको पता है मैंने आपसे क्या पूछना है, नेम ऑफ मोनोमर क्या है? मोनोमर वो सिंगल यूनिट क्या है जो इनको बनाएगा? प्रोटीन। वो बिल्कुल प्रोपीन है। प्रोपीन से बनेंगे ये, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। इससे बनेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर बना के देना है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर तो हम बनाते हैं, जरा जल्दी से पहले प्रोपीन बना लेते हैं। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, बाकी हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही है। जी। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है हमने, मॉडिफाई। मॉडिफाई करना है। कहाँ से करना है? इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे करना है। तो पहले जाके बनाओ दो डबल बॉन्डेड कार्बन। उसके अलावा अब और जो चीज अटैच्ड है कार्बन के साथ वो वर्टिकली अरेंज होगी। लेफ्ट वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, एक आ गया ऊपर हाइड्रोजन, एक आ गया नीचे हाइड्रोजन। राइट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया, और साथ और क्या अटैच्ड है, CH3। तो उसको आप ऐसे लिख दो, CH3। याद रखना डबल बॉन्डेड कार्बन को आपने क्या करना है, उस पे जो चीजें अटैच्ड हैं डबल बॉन्ड कार्बन बना लो पहले, फिर उसके बाद जो चीज अटैच्ड है उसके बाद सिर्फ वर्टिकली अरेंज करना है उसको। ये हम आगे इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं बना सकते? कौन सा स्ट्रक्चर? CH3 मतलब पूरा लिख दें अगर? अच्छा वो लिखेंगे, फिर हमारे ना जब हम पॉलीमर बनाने चाह रहे होंगे तो फिर बड़ा अजाब हो जाएगा, ठीक है। बार बार पूरा पूरा CH3 लिखना, पूरा पूरा। तो अब बेहतर होता है आप सीधा सीधा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, CH3। ठीक है। CH3 का मतलब यही है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे करके अटैच जी। हुआ। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, अपना मोनोमर का स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ये मोनोमर है जिससे आपके पास पॉलीप्रोपीन बन सकता है। फिर आपसे कहता है जी आगे बनाए जी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपीन। अब मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपीन। आप क्या करो, आप इधर लेके आओ अपना पॉलीप्रोपीन। चलो मैं इसको एक और तरीके से भी बताता हूँ, लेकिन पहले जरा ना देख लो शॉर्टकट कैसे करना है। आप अपना पॉलीप्रोपीन रखें, सॉरी प्रोपीन का मोनोमर रखें। अब इस मोनोमर में ना, क्योंकि हमने तो बार बार रिपीटिंग यूनिट से बनाने ना, हमने क्या कहा एग्जाम वर्जन में हम इस तरह करके बना के देंगे, एक ही रिपीटिंग यूनिट और एक्सटेंडेड, ऐसे ही है। जी। तो हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने इधर से आके ये बॉन्ड डिलीट करना है, और दोनों कार्बन के बॉन्ड्स को लेफ्ट राइट एक्सटेंड करके ब्रैकेट लगा दो, और नीचे लिख दो जी एन टाइम्स रिपीट होगा। दोबारा सुनो क्या किया मैंने। मैंने अपना मोनोमर बनाना है, एक ही बना लो बस। उसमें से ये बॉन्ड डिलीट करो,
इस बॉन्ड को डिलीट करें, एक डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड निकाल दो बाहर, और इस कार्बन के जो बॉन्ड कम हुए उसको एक्सटेंड कर दो, राइट साइड पे भी एक्सटेंड कर दो। इसका मतलब है अब ये वाली चीज राइट पे भी बार बार रिपीट होगी, लेफ्ट पे भी बार बार रिपीट होगी, एन टाइम्स रिपीट होगी। तो हमने पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना दिया एग्जाम वर्जन। अब इसको बना के भी दिखाता हूँ मैं। अब इधर सुनो, ये देखना, हमने ये बना नहीं है लेफ्ट साइड पे, डायरेक्ट आपको बताया कि आपने क्या करो, इस बॉन्ड को रिमूव करो, सॉरी, एक इसमें से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को रिमूव करो, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक्सटेंड करके ब्रैकेट लगा दो एन टाइम्स। ठीक है, अभी सुनना आगे। अब यहाँ देखो, नीचे भी वही किया है, बार बार आप मोनोमर्स पहले आमने सामने रखें, इधर से आके इस बॉन्ड को डिलीट करें। हम क्या करते थे, एक एक बॉन्ड सारों में से कम करते थे, और फिर आपस में इनको क्या कर देना हमने, बॉन्ड। कंबाइन कर देना। बिल्कुल। तो इनको कंबाइन कर देना, ये कार्बन का बॉन्ड कम है, इसके साथ बना लेगा, ये कार्बन इसके साथ बना लेगा, ये कार्बन आगे बना रहा होगा, ये कार्बन पीछे बना रहा होगा। तो ये हमारे पास इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें से अगर हम देखें तो एक रिपीटिंग यूनिट क्या है, एक ही चीज कौन कौन सी चीज है जो रिपीट हो रही है, ये वाली नहीं है। जी। तो हमने इसी को उठा के लिख के बाहर क्या लिखा, एन टाइम्स लिख दिया, इस पूरे को उठा के इधर लेफ्ट साइड पे। तो शॉर्टकट क्या था कि आप सीधा सीधा इस डबल बॉन्ड को खत्म करें यहाँ से, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक्सटेंड करके एन टाइम्स लिखते हैं, तो जान छूट जाएगी। क्लियर है। जी। अगला आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्ड है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला और नेम आपको याद करना पड़ेगा, पीवीसी। इसमें जो आपके पास नेम ऑफ मोनोमर है, ये आपने याद करना है। वो आपके पास है जी, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड, या फिर इसको क्लोरोईथीन भी बोलते हैं। इथीन ही होगा, उसमें एक बस क्लोरीन लगा होगा साथ, हाइड्रोजन की जगह। स्ट्रक्चर इसका याद करना है आपने। तो बेसिकली इथीन है जिसमें क्लोरो लगा हुआ है, तो आप स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हो। फॉर्मूला भी याद कर लो इसका। फॉर्मूला इसका होगा जी C2H4 होता है ना एल्कीन में, इथीन जी। में। तो ये C2H3 होगा, जिसकी जगह और एक आ जाएगा बीच में Cl। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर आप लिख लें अपने पास, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। उसके मोनोमर का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, कार्बन, कार्बन दो डबल बॉन्ड कार्बन वर्टिकली अरेंज करो, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक पे हाइड्रोजन है और साथ नीचे क्लोरीन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर है। अच्छा, इसी का स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर बनाऊं, तो इधर से डायरेक्टली अब बना सकते हैं, हमने सीखा कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास, आपने क्या करना है। ब्रैकेट्स लगा के पहले डबल बॉन्ड तोड़नी है। हाँ, डबल बॉन्ड तोड़ दी। तो ब्रैकेट्स लगा के साइड पे डबल बॉन्ड्स बनाने, साइड पे बॉन्ड्स बना के। बिल्कुल। अच्छा, डबल बॉन्ड तोड़ना है और दोनों के राइट लेफ्ट पे बॉन्ड एक्सटेंड कर देने, ब्रैकेट लगाने, और एन टाइम्स रिपीट होएगा। ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। थोड़ा साफ करें। तो ये हमारे पास पॉलीमर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने देखो ना क्या किया है अभी तक, क्या सीखे। ये तो सब तक कह लोगे पजल टाइप्स है कि भाई आपने ये बनाना है, इसमें से ये बना के दिखाएं। इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, अगला हमारे पास ये खत्म हो गया। इसके बाद फोर्थ हमारी एग्जाम्पल थी, जो एडिशन पॉलीमर्स में आती है,
वो थी जी पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। वैसे आप सिर्फ पॉली को हटा लो, टेट्रा फ्लोरो इथीन से कुछ समझ आता है क्या होगा? इथीन में तीन फ्लोराइड लगे होंगे। ट्राई होता है वो, ये टेट्रा है। चार तीन। चार होंगे, चार। हाँ चार होंगे, चार चार हाइड्रोजन की जगह क्या लगा होगा? चार फ्लोरो। क्लोरीन आइटम्स लगे होंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसका जो हमने शॉर्ट फॉर्म याद करनी है वो पीटीएफ ही है। इससे भी रेफर कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। दूसरा, इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखवा दो। पहले तो हम लिखते हैं ना नेम ऑफ मोनोमर। मोनोमर कौन है इसमें? हाँ जी, पॉली हटाओ ना, मोनोमर का नाम मिल जाएगा। इथीन। टेट्रा फ्लोरो इथीन। फ्लोरो इथीन। पॉली हटाएंगे ना, मैनी टेट्रा फ्लोरो इथीन वो पॉलीमर का नाम है। पॉली हटा दो तो आपके पास मोनोमर का नाम बन जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला अगर लिखना हो तो टेट्रा फ्लोरो इथीन का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे आप? वैसे इथीन बताएं क्या होता है, C2H4। जी। अब उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए हैं, चार फ्लोरीन्स आ गए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C2F4। ऐसे ही है? तो ये इसका फॉर्मूला है, C2F4 इज पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, सॉरी टेट्रा फ्लोरोइथीन मोनोमर का नाम। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर बनाना है आपने। हाँ जी, क्या करेंगे? दो कार्बन है, पहले अरेंज करो डबल बॉन्डेड कार्बन्स को। फिर वर्टिकली चार हाइड उस पे क्या है, फ्लोरो एटम्स हैं, तो एक फ्लोरो एटम इधर, एक फ्लोरो एटम इधर, एक फ्लोरो एटम इधर, एक फ्लोरो एटम इधर। तो ये हमने क्या बना दिया अपने मोनोमर का स्ट्रक्चर बना दिए। इसके पॉलीमर बना लो जल्दी से। तो पॉलीमर कैसे बनेगा इसका? हमने इधर से इस बॉन्ड को खत्म करना है, तो कार्बन, चलो पहले बना लेते हैं उसको मैं। जी, अब क्या करेंगे? इधर से एक बॉन्ड कम करेंगे और दोनों कार्बन्स के बॉन्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्या कर देंगे, एक्सटेंड। ब्रैकेट लगाओ, एन टाइम्स ये इसका क्या है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, जिसको हम पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन कहेंगे। हाँ जी, ये क्लियर है? जी। ये हो जाएगा, इसको याद ही करना है आपने। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नया दे भी देता है तो आपको तरीका बताएगा आपने मोनोमर और स्ट्रक्चर और पॉलीमर किस तरह बनाने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब दूसरे आर्टिफिशियल वालों पे आते हैं, जिसपे हमारे पास क्या था, हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स थे जो। तो ये सेकंड टाइप थी कंडेंसेशन पॉलीमर्स वाली। कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले एग्जांपल आपको दो एग्जांपल्स बताई थी, एक क्या था नाइलॉन, दूसरा भी क्या था, टेरिलीन था उसका नाम। तो हमारे पास है नाइलॉन। नाइलॉन में जो दो डिफरेंट आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है जब दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और एक साथ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या HCl रिलीज करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो नाइलॉन के जो दो डिफरेंट पॉलीमर्स आप यूज करेंगे, तो टू डिफरेंट पॉलीमर्स यूज्ड फॉर मेकिंग नाइलॉन। तो नाइलॉन में एक जो आपको पॉलीमर यूज करना पड़ेगा, उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। तो अब ये सिर्फ याद करने हैं नाम, आपको ये नहीं है कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बड़ा सिंप्लीफाइड सा है जो आपने याद करना है। एक नाम है आपके पास 16, 1,6, सॉरी 1,6,
1,6 डाई, देखो जी, 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन, 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन। और दूसरा जो आपने यूज करना होगा वो होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड वाले का नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके ना हमें स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें पता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। अमाइनो का मैं आपको बता देता हूँ। अमाइनो जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो इस तरह का होता है, NH2। ठीक है, ये अमाइनो का फंक्शनल ग्रुप है। इसको लिख लो अपने पास, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। तो आपके पास डाई अमाइनो का क्या मतलब होगा वैसे? दो अमाइनो लगे हुए दो हेक्सेन अमाइनो के। लगे, हाँ जी, हेक्सेन में दो अमाइनो लगे हुए हैं। लेकिन आपको हेक्सेन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते हैं, आप एक ऐसे बॉक्स सा बनाते हैं बीच में, और ये हम कह रहे हैं कि हेक्सेन है। ये बीच वाला बॉक्स, हॉलो बॉक्स, हेक्सेन है। राइट साइड पे एक NH2 लगा हुआ है, खोल के लिखना। और लेफ्ट साइड पे एक NH2 लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर ऑफ 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन है। इसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने सिर्फ क्या करना है, आपने एक बनाना है बीच में बॉक्स। लेकिन इधर इस बॉक्स, क्योंकि डिफरेंट चेन होती है कार्बन की, ये यहाँ पे हेक्सेन है, वहां पे कोई और चेन है, तो इधर आपने इसको कलर्ड बॉक्स दिखाना है। क्योंकि ये वाली चेन और ये वाली चेन डिफरेंट है आपस में, तो ये मिक्स ना हो। तो इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो COOH, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका स्ट्रक्चर है। लिख लिया। लिखिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पास पॉलीमर बनाना है। ये दोनों क्या है इधर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ऊपर। ये दोनों मोनोमर्स है ना, कंबाइन होके पॉलीमर बनाएंगे, इसको हमने पॉलीमर लिखा हुआ ऊपर, इसको करेक्ट कर लो। ये आपके पास मोनोमर्स। तो दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, एक आपके पास 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन है, और दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए हमको। और ये मैंने बाय चांस नहीं कलर किया, ये मैंने जानबूझ के कलर किया है, इसको मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा है। इसके स्ट्रक्चर में है इस तरह, इसलिए है क्योंकि इसकी चेन डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स लगे हैं बीच में, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स लगे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब बनाए इसका पॉलीमर। चलो 2 मिनट, इसको मैं जरा कॉपी कर लूँ। अरे भाई, अच्छा, देखना किस तरह बनाना है इसको। आप भी लिख लें अपने पास इनको, छोटा छोटा करके ना, 3-4 दफा इसको लिख लो।
लेकिन ऑल्टरनेट लिखना है, एक के बाद दूसरा। चलो। अब इसका हम पॉलीमर बनाने जा रहे हैं। आपको बताया था कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जैसे एस्टरिफिकेशन में H और OH निकालते थे ना, इसी तरह यहाँ से भी H और OH निकालने। कार्बोक्सिलिक अपना कौन सा वाला पार्ट लूज करता था? हाँ जी। कार्बोक्सिल से क्या निकालते थे? OH निकालते थे, और अल्कोहल से क्या निकालते होते थे? H निकालते होते थे। इसी तरह इधर भी यही काम होगा। कार्बोक्सिलिक क्या देगा अपना? OH देगा, और अमाइनो ग्रुप अपना क्या देगा? H देगा। ये आपस में क्या बनाएंगे? H2। वाटर। और आपस में जुड़ जाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे भी दो आमने सामने, तो यहाँ से भी H निकलेगा और वहां से OH निकलेगा कार्बोक्सिलिक से, ये फिर क्या बनाएंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे भी यही काम होगा, H निकलेगा, OH निकलेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएंगे। और फिर इनके आगे भी और पड़े हैं ना, तो यहाँ से भी OH निकालो, और यहाँ से पीछे से H निकालो, कि भाई आगे भी इसके जो पड़े हुए हैं, उधर भी इसने बॉन्डिंग कर ली, और जो पीछे हैं वो भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने आपस में जुड़ना है और फिर फाइनली एक स्ट्रक्चर बना के देना। ठीक है। जी। अब हम इसका पॉलीमर का फाइनल स्ट्रक्चर बनाने लगे अपने पास। तो वो मेरे पास बनता है एन। अच्छा, ये एक्सटेंडेड बॉन्ड में रेड से ही दिखाता हूँ। ये एक्सटेंडेड बॉन्ड है कि पीछे भी यही चीज रिपीट हो रही है। फिर आता है आपके पास NH, हॉलो बॉक्स। फिर कौन आता है? NH। आगे किससे जुड़ा है वो? हाँ जी, ये बीच में से निकालो ना, नाइट्रोजन अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन। कार्बन के साथ, बिल्कुल। कार्बन, सॉरी इसको मैं कलर चेंज कर दूं। ये आगे जुड़ेगा कार्बन से, डबल बॉन्ड। फिर आगे उसकी कार्बन चेन, कलर्ड बॉक्स। फिर आगे आपके पास आता है दोबारा कार्बन, डबल बॉन्ड। फिर ये आपके पास आगे नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और फिर उसके पास अपना हॉलो बॉक्स है। फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद आगे दोबारा ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कलर्ड बॉक्स, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड। एंड ये भी आगे क्या होगा? एक्सटेंड करेगा। तो ये जो हमने बनाया है अपने पास, ये आगे एक्सटेंडेड है, यही चीज रिपीट होती जाएगी। ये क्या बना लिया हमने अपना? पॉलीमर बना लिया है। और इस पॉलीमर का नाम क्या है जो भी हमने बनाया है? नायलॉन। नाइलॉन नाम है, बिल्कुल। तो इस पॉलीमर को हम कहते हैं नाइलॉन। नाइलॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो इसको लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन है ये। अच्छा, इसमें से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके एक रिपीटिंग यूनिट निकालना चाहें बस, तो आप बता सकते हैं कहाँ से एक रिपीटिंग यूनिट? पहला वाला। पहला कहाँ से लेके कहाँ तक? आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, देखो अगर नाइट्रोजन से पीछे वाले बॉन्ड से मैं शुरू करूं, जी। और इसी नाइट्रोजन पे इससे पहले पहले मुझे आगे एंड करना पड़ेगा, तो यहाँ तक इसका एक रिपीटिंग यूनिट है। जी। देखो ना, इस बॉक्स के लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन से शुरू किया था, उसी बॉक्स के लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन से पहले पहले खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ये नाइलॉन का स्ट्रक्चर बता रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से शुरू करता, बॉक्स से पहले शुरू करता, तो मैं आगे जाके किधर एंड करता? बॉक्स से पहले। हाँ जी, बॉक्स से पहले नाइट्रोजन तक एंड एंड कर देता है इसको। ये एक रिपीटिंग यूनिट भी हो सकता था। फिर इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्ब इससे शुरू करता, इससे C डबल बॉन्ड O से, तो C डबल बॉन्ड O से पहले पहले खत्म कर देता, तो रिपीटिंग यूनिट्स निकल आते हैं मेरे पास। लेकिन ठीक है, आप इस तरह ही बना सकते हैं, दो ये बना लो, दो बना लो,
ये और ये बना लो और उनको जोड़ दो, आगे से एक्सटेंड कर देना बस बॉन्ड, और पीछे से, ठीक। क्योंकि ये वाला ओ एच और ये वाला एच भी तो निकलेंगे ना बाहर, तो एक्सटेंड हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन है हमारे पास। अब इस स्ट्रक्चर में ना आपसे कुछ चीजें आइडेंटिफाई करानी है उसने। इधर एक आपके पास ना लिंकेज आती है, हमने एक नाम पढ़ा हुआ है एस्टर लिंकेज के नाम से, ऐसे ही है। जी। हमने एस्टर लिंकेज पढ़ी है, तो जरा अपने पास लिखो टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। एक तो हमने पढ़ी थी पीछे, एस्टर लिंकेज। वो कैसी होती है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे कार्बन चेन। कार्बन के साथ। ये एस्टर लिंकेज थी। अब ना आपके पास सेकंड लिंकेज आ रही है, जो यहाँ पे आ रही है, उसको हम कहते हैं एमाइड लिंकेज। और वो इस तरह की होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसके साथ हाइड्रोजन आ जाए। ये आपकी क्या है? एमाइड लिंकेज है। तो अब मैं ऊपर स्ट्रक्चर में एमाइड लिंकेज लेबल कर सकता हूँ। देखो कहाँ कहाँ आ रहा है एमाइड लिंकेज, यहाँ पे आ रही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। फिर ये एमाइड लिंकेज आ रही है, फिर उसके बाद ये एमाइड लिंकेज आ रही है, और उसके बाद आगे और पीछे भी एमाइड लिंकेजेस आ रही होंगी, लेकिन जो क्लियरली नजर आ रही है वो ये वाली। तो इनको मार्क कर लेते हैं, हमारी एमाइड लिंकेज है। अच्छा, इन्हीं ढेर सारी एमाइड लिंकेज होने की वजह से, इन्हीं ढेर सारी एमाइड लिंकेजेस होने की वजह से नाइलॉन का एक और नाम भी हम रखते हैं, हम उसको कहते हैं पॉली एमाइड, यानी मैनी एमाइड लिंकेजेस होती हैं इसमें। ठीक है, नाइलॉन का दूसरा नाम होगा पॉली एमाइड, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी एमाइड लिंकेजेस होती हैं। तो आगे जाऊं अब? जी नहीं सर, एक मिनट। जी जी। सर हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो, आगे इसी के साथ आपने लिखना है टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नायलॉन। तो एक तो यही जो अभी बताया, क्योंकि इसमें ढेर सारे एमाइड लिंकेजेस होते हैं, तो नायलॉन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीएमाइड। तो नायलॉन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीएमाइड since it has many amide linkages. लिंकेजेस। फिर सेकंड फैक्ट इसके बारे में लिखे हैं, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अमंग नेचुरल पॉलीमर्स, ये लिख लो पहले, आगे जब बनाएंगे तो बात करेंगे। अमंग नेचुरल पॉलीमर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन resembles to nylon, resembles to nylon। ठीक है, तो प्रोटीन जो नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं और नाइलॉन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स में आते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है आपस में रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोनों में ना आपको एमाइड लिंकेजेस मिलेंगी। इसके आगे लिख लो, बोथ हैव एमाइड लिंकेजेस। और अगर मैं छोटा छोटा बना दूं, तो आपके पास प्रोटीन का मैं बना के दिखाता हूँ।
वो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक डिफरेंट कार्बन चेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि मिलता जुलता सा है। और जो आपके पास नायलॉन का स्ट्रक्चर था वो हमने अभी बनाया, उसमें इस तरह होता है आपके पास कि नाइट्रोजन हॉलो बॉक्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन एमाइड लिंकेज आ गई, फिर उसके बाद कलर्ड बॉक्स, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड एक्सटेंडेड। ये आपके पास नायलॉन का स्ट्रक्चर था जो पीछे हमने बनाया। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में एमाइड लिंकेज होती है। मार्क कर लें, एमाइड लिंकेज को भी मार्क कर लेते हैं। तो ये एमाइड लिंकेज आ रही है और स्ट्रक्चर देख लो डिफरेंट है दोनों का। अब एग्जाम में अगर आपने रिपीटिंग यूनिट बनाना हो तो मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिपीटिंग यूनिट को। तो अगर हमने नायलॉन का एक रिपीटिंग यूनिट शो करना हो तो आप क्या करें, आप किसी एक बॉन्ड से शुरू करें। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से। और यही बॉन्ड जब आपके पास दोबारा आ रहा हो तो उससे पहले पहले खत्म कर दें। तो आपके पास ये बॉन्ड दोबारा इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है, जी। तो इससे पहले पहले खत्म करना है हमने। ठीक है, यहाँ पे नहीं खत्म करेंगे, इससे पहले, इस बॉन्ड के आने से पहले पहले खत्म कर देंगे। तो ये हमारा एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ नाइलॉन है। अब दोबारा देखो ना, इससे आगे वही चीज नहीं रिपीट हो रही। ये बॉन्ड, उसके बाद इससे पहले पहले खत्म कर दो तो यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद दोबारा वही नाइट्रोजन आ रही है। तो एक रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है। इसी तरह ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, आप यहाँ से ना शुरू करो, आप कर लो इस बॉक्स से पहले शुरू। अब इस बॉक्स से पहले पहले आपने क्या करना है, खत्म कर देना, तो ये यहाँ तक रिपीटिंग यूनिट होगा। ठीक है, तो हमने रिपीटिंग यूनिट जो पिछला वाला आइडेंटिफाई किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम आगे बना लेते हैं अपने पास। तो आप अपने पास लिख लो, लिखो जी एग्जाम रिपीटिंग यूनिट ऑफ नाइलॉन। वैसे आप ऐसे बना के ना, जैसे हमने पूरा बनाया है, बना के फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे याद होता है तो आप याद कर लें। तो एग्जाम रिपीटिंग यूनिट, मैं इधर से इसको उठा के निकालता हूँ बाहर। यहाँ से इधर से काटेंगे और यहाँ तक काटेंगे। तो हम इसको ऐसे दो ब्रैकेट्स लगा के, एक ब्रैकेट आप इधर लगाएं, एक ब्रैकेट आप इस जगह पे लगाएं। इसके बाहर जो भी आ रहा है उसको इरेज कर दें। तो ये हमारे पास एन टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा। हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ नाइलॉन है। वैसे हमने ये पीछे भी बना लिया था यहाँ पे, इसके आगे एन टाइम्स लिख दो, रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा पॉलीमर का। क्लियर है इतनी बात? जी।
हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यार तो जवाब दिया करो ना, ऐसे लगता है मुझे अकेला छोड़ दिया हमने। खैर, सेकंड वाले पे आते हैं। जो सेकंड हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो है जी टेरिलीन। टेरिलीन पे आते हैं। इसमें भी दो डिफरेंट पॉलीमर्स यूज होते हैं, याद रखने हैं वो। टू डिफरेंट पॉलीमर्स यूज्ड। इसमें एक आपके पास कौन है और दूसरा कौन है, नाम लिखते हैं उसके। तो जो फर्स्ट वाला है उसका नाम है जी आपके पास इथीन 1,2 डायोल। इथीन 1,2 डायोल। और दूसरा है बेंजीन। सेकंड है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर दोबारा बहुत आसान से है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो एक आपके पास डायोल का मतलब है दो OH है। हॉलो, हॉलो बॉक्स के साथ ये इथीन 1,2 डायोल का है। इथीन है, अच्छा इथीन। और दूसरा जो है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो है उसका स्ट्रक्चर है आपके पास बीच में कलर्ड बॉक्स, क्योंकि डिफरेंट चेन है। कार्बोक्सिलिक और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिए। तो ये बेंजीन क्या है? यार बेंजीन ना एक मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक कंपाउंड ही है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 2 मिनट देना मुझे। आपके काम का नहीं है, लेकिन आगे A लेवल्स में आप पढ़ते होते हैं इसको। अच्छा, बेंजीन इस तरह का होता है। ये देखो, ऐसे एक रिंग होता है। ऐसे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिंग होती है। अगर इसको थोड़ा खोल के बनाए ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर कार्बन के साथ बनाऊं तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अरेंजमेंट होती है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, हमने बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। जहाँ नहीं छूट गई, इतना बड़ा बनाना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक इसमें इधर लगा हुआ है। जो 1,4 कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। ये जो फोर्थ है, इस पे दूसरा कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। असल स्ट्रक्चर इस तरह का इसका। ठीक है। जी। और उसको मैं छोटा करता हूँ। तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो गया नहीं? निकालेंगे ना वाटर को बाहर। तो जी। कार्बोक्सिलिक से OH, यहाँ से H बाहर निकला, पानी बनाएंगे। फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक से OH, यहाँ से H बाहर निकालो। फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H। ये भी वाटर। तो देख लो कितने ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। जी। तो यही कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन होती है, उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल साथ निकलता है। एडिशन में नहीं निकलता था। एडिशन में सिर्फ एडिशन होती थी। फिर यहाँ से आपके पास H एंड यहाँ से OH, वाटर। इसी तरह आगे भी ये काम हो रहा होगा और पीछे भी ये काम हो रहा होगा। अब फाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पास।
तो फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा इस तरह का। तो ये आ गया हमारे पास ओ। ओ। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? जी, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किससे जुड़ जाएगा? कार्बन कार्बन से। से। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ। कलर्ड बॉक्स कार्बन डबल बॉन्ड ओ। ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से जुड़ेगा। हॉलो बॉक्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दोबारा आगे कार्बन से जुड़े। कार्बन से जुड़ेगा। कलर्ड बॉक्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये दोबारा ऑक्सीजन से आगे जुड़ेगा। और फिर आगे आपके पास ऑक्सीजन। फिर आगे सिंगल बॉन्ड। फिर आगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कलर्ड बॉक्स। और इसको एक्सटेंड कर दो बस आगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है? ये हम कहते हैं जी, ये स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन है। ठीक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन। इसमें से एक रिपीटिंग यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे? कहीं से भी शुरू कर दो। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और इससे पहले पहले क्या करना है? ऑक्सीजन खत्म के करना। ये बाद। बॉन्ड कब आ रहा है? ये बॉन्ड इधर आ रहा है जी। दोबारा से, तो इससे पहले पहले खत्म कर दो। ये एक रिपीटिंग यूनिट है, बाहर निकालो इसको। तो हमारे पास ये बनता है, ये आएगा जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉक्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होलो बॉक्स ऑक्सीजन एंड एक्सटेंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन का एक रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है। जी। अच्छा, इसके भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने हैं। एक तो इसमें आपको कौन सी लिंकेज नजर आ रही है, जरा ऊपर से जाके निकालते हैं। ऊपर चेक करना जरा। ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और आगे कार्बन चेन। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आगे कार्बन चेन। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन उससे आगे कार्बन चेन। ये बॉक्स का मतलब यही है ना, कार्बन चेन है, ओके आगे एच नहीं है अब। जी। इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन चेन। ये कौन सी लिंकेज है? एस्टर लिंकेज। हाँ जी, ये एस्टर लिंकेज है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेरिलिन के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा एस्टर लिंकेजेस होती हैं, तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर से निकल आता है। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको? पीछे आपके पास ढेर सारी एमाइड लिंकेजेस थी नाइलॉन में, तो उसको हम पॉली एमाइड बोल रहे थे। जी। टेरिलीन में ढेर सारी एस्टर लिंकेजेस हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिएस्टर। हाँ, पॉली एस्टर सुना है कभी? जी। हाँ, ये वो चीज है। तो टेरिलीन इज ऑल्सो नोन एज, also known as polyester, since it has many ester linkages. दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किसके साथ, किस नेचुरल पॉलीमर के साथ इसका स्ट्रक्चर आपके पास मैच करता है, तो वो आपके पास है फैट्स। तो लिखो जी, अमंग नेचुरल पॉलीमर्स टेरिलीन टेरिलीन resembles with the structure of fats। सर हो गया ये। चलो बस ये अभी खत्म होने वाला है, आखिरी एक बात रहेगी हमारी, फिर ये हमारा ऑर्गेनिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर इसके जरा टॉपिकल पे आएंगे। अच्छा, अगली जो बात है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ये एक नेचुरल पॉलीमर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा आपने बस चुप करके याद कर लेना है। बॉक्स, ऑक्सीजन, बॉक्स, फिर ऑक्सीजन, फिर बॉक्स, फिर आगे ऑक्सीजन एक्सटेंडेड, ये इसी तरह चलता रहता है। पीछे से एक्सटेंडेड है और ये यहाँ से आगे से एक्सटेंडेड है। ये स्ट्रक्चर किसका है जी? कार्बोहाइड्रेट्स का जी। स्ट्रक्चर। एन टाइम्स ये रिपीट होगा। और इधर यहाँ पे याद रखना है, ये ऑक्सीजन है, ये बीच में मैंने कोई बटन नहीं लगाया, ये ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है ये बात? जी। बस लास्ट हेडिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोलिसिस पता है किसको कहते हैं? नहीं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं किसी चीज को तोड़ने को यूजिंग वाटर। जब आप वाटर से किसी भी चीज को तोड़ेंगे ना, तो उसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप। ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी चीज को यूजिंग वाटर, हाइड्रो से वाटर निकलता है, लाइसिस होती है ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग वाटर। इसमें तीन इक्वेशन याद रखनी है। एक है कि प्रोटीन HCl की प्रेजेंस में ये आपको बना के देगा अमाइनो एसिड्स। HCl को लिख लो एक्वस। तो बेसिकली HCl एक्वस में जो पानी पड़ा हुआ है ना, वो आके इसको तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस करता है इसकी। फिर सेकंड जो आपके पास है वो है जी फैट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एक्वस। तो ये आपको बना के देता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल के साथ लिख लें, ये सोप मेकिंग में यूज होती है। अब यहाँ पे NaOH यूज हो रहा है, तो पानी से कैसे तोड़ें? NaOH एक्वस यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक्वस मतलब पानी वहां पे है, तो वाटर को यूज करते हुए अंडर बेसिक कंडीशंस आप उसको तोड़ें। और थर्ड जो आपके पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस होती है। और ये क्या बना के देते हैं आपको? सिंपल शुगर्स बना के देते हैं। अच्छा, जो पहली वाली है ना हाइड्रोलिसिस, जिसमें HCl एक्वस यूज हो रहा है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, कि वाटर आप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं। और जो सेकंड वाली है उसमें बेस की प्रेजेंस में कह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिक हाइड्रोलिसिस। कि आप वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करके तोड़े हैं किसी सब्सटेंस को। और ये जो नीचे वाली है लास्ट वाली है सिंपल हाइड्रोलिसिस, यही सब। इसमें ना एसिड यूज हुआ है ना बेस। हो गया।